प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ आज फिर से हाजिर हैं आप सभी की सेवा में। मैं हूं कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो अलग तरह की कई तरह की फसलें उगाते हैं, चाहे वो खाद्यान्न की हैं, दलहन की हैं, तिलहन की हैं, और चारा फसलों का भी बहुत महत्व है। इनमें कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको अगर क्लासिफिकेशन देखें तो वो खाद्यान्न भी है और चारे की भी फसलें हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण फसल है मक्का की जी। और मक्का को कुछ हिस्सों में तो जैसे कि खरीफ में ही उगाते थे, लेकिन अब पूरे साल इसकी विभिन्न किस्मों को उगाया जा रहा है। तो आज हम जो खरीफ कालीन मक्का है उसके बारे में जानकारी अपने साथियों को दिलवाएंगे, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद निरंकार जी। और डॉक्टर साहब से हम कोमल बात करेंगे, लेकिन हमारे श्रोता हैं उनके दिमाग में भी कुछ सवाल आएंगे, तो वो भी सीधे डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, और वो अपने मन के जितने भी सवाल हैं विषय से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर प्राप्त करें, क्योंकि हम यहाँ पर उनके लिए लेकर आते हैं ऐसे विशेषज्ञ जो उस विषय के बारे में उनके सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ जैसे कि डॉक्टर शंकर लाल जाट यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं खरीफ कालीन मक्का में कौन कौन सी किस्में और बुआई आप कब और कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 011-2342-1081 और 011-2342-1083। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो मक्का की फसल हमारे किसान भाई लेते हैं, क्या महत्व है इसका, इसे उगाना क्यों जरूरी है? देखिए निरंकार जी, जो मक्का की फसल है वो पहले एक खाद्यान्न फसल हुआ करती थी, अगर 1950, 70, 80 की बात करें, ठीक है। और धीरे धीरे इसका उद्योगों में प्रयोग बढ़ने लगा, और आज की डेट में 90% मक्का जो अपने देश में पैदा होती है वो खाद्यान्न में यूज नहीं होती, वो उद्योगों में प्रयोग होती है जी। अगर उसमें मान लें 5-7% वो अपने खाद्य प्रसंस्करण के थ्रू डिफरेंट, आपके पास चिप्स हो गए, बाकी एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरह से आप माने तो काफ़ी मक्का है जो अब ये खाद्यान्न फसल नहीं रही। और जो भारत सरकार ने पिछले 2 साल से जो निर्णय लिया है कि मक्का को बायो इथेनॉल के लिए प्रयोग किया जाएगा, और 20% पेट्रोल में मिक्सिंग का टारगेट है उसको। आप ये समझिए कि पेट्रोल है जिससे वो अपनी गाड़ी चला रही थी, मक्का पहले अपना पेट भरती थी, आज ये गाड़ी भी चला रही है। तो ये एक हरित जैव ईंधन का प्रयोग में यूज हो रही है। पिछले साल हमने 60 लाख टन मक्का से हरित जैव ईंधन बनाया था, बायो इथेनॉल। इस साल हम 130 लाख टन मक्का से बना रहे हैं बायो इथेनॉल। तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है, और आप इसी वजह से देख पाते हैं तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो हमारा उत्पादन है लगभग 50 लाख टन ज़्यादा हो रहा है। उसके बावजूद भी, इसकी कोई सरकारी खरीद नहीं होने के बावजूद, इसके मार्केट में भाव MSP से ऊपर है जी। और सरकार ने इसकी, मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसकी महत्ता को देखते हुए पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार जो मक्का की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो चावल से ज़्यादा है। चावल का है 2369 रुपये और 2389 रुपये, और इसका है 2400 रुपये।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो किसानों को समझ जाना चाहिए कि हमें ये मक्का लगा के हम एक इसको अभी आज की डेट में ये कैश क्रॉप बन रही है जी। ये पहले जो खाद्यान्न फसल थी अब ये कैश क्रॉप बन चुकी है, इंडस्ट्रियल क्रॉप बन चुकी है, एनर्जी क्रॉप बन चुकी है। अगर किसान भाई इतनी महत्वपूर्ण फसल है उसे बोना चाहते हैं जी। तो अब कब तक इसको बुआई का समय है? देखिए बुआई का समय ये बिल्कुल चल रहा है, अभी तैयारी करें। जब भी आपके यहाँ बारिश आती है, बारिश आते ही आप इसकी बुआई कर दें, ठीक है। जिसके बाद एक आध अगर पानी देने की व्यवस्था है, 15 दिन बाद बारिश आ रही है तो वो पहले सिंचाई करके बुआई कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बारिश के साथ बुआई करें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुआई में इस मौसम में खरीफ में सबसे महत्वपूर्ण जो कोमल जी बात रहती है किसानों के लिए वो है कि इसको बुआई का तरीका। किस्में तो है, किस्में आपको जो अधिक उपज देने वाली किस्में मार्केट में आप जाओगे, एक जगह जाओगे 100 किस्मों से कम नहीं मिलेगी मार्केट में। लेकिन मौसम के हिसाब से हाँ, मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मौसम में आपको जल्दी और मध्यम पकने वाली किस्म उगानी है जो आपके क्रॉपिंग सिस्टम में फिट हो। जैसे किसी को किसान भाई को आलू उगाना है जी। तो वो जल्दी पकने वाली किस्म उगाए तो अर्ली आलू वो लगा सकता है, ठीक है। और ऐसे मटर उगाने हैं तो वो ऐसे कर सकता है। जिसको गेहूं उगाना है वो मध्यम या लेट से पकने वाली, देरी से पकने वाली किस्में उगाएं, है ना। और जिसको जैसे रेनफेड कंडीशन में उगाना है, बारिश कम है, पानी कम है, वहाँ पे आपको रेनफेड वाली किस्म उगानी है। तो मेन बात इसमें ध्यान रखनी, जो भी आप किस्म लें आप मेड़ के ऊपर बुआई करें। कुछ किसान भाई कहेंगे कि हमारे यहाँ तो मेड़ नहीं बन सकती है, लेकिन अपने देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे मक्का के अंदर मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है या मेड़। तो आप मिट्टी चढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, मेड़ बनाते ही हैं। वो मेड़ आप बुआई के समय बनाते हैं। आज की डेट में हमारे पास बुआई के लिए जो मेड़ भी एक साथ बनती जाती है और उसका प्लांटर भी है। जैसे तो आलू की बिजाई होती जी जी, जैसे आलू की बिजाई। तो इससे लगभग 30 से 40% आपकी उपज ज्यादा आएगी, पौधों की संख्या बढ़ेगी, आपको मैनेजमेंट में आसानी रहेगी। अगर बारिश कम भी हो रही है तो पानी का वर्षा जल का संचय होगा, और बारिश ज्यादा हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, ये मक्का सहन नहीं कर पाती तो वो पानी को जल निकास का भी काम करती जी। है। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। बिल्कुल। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं सुनील बोल रहा था जी। ऐसे तो मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो मेरा सवाल ये था, जो मैं खेती करता हूँ मक्का का, तो घर का लगाऊं ब्लॉक वाला लगाऊं? अच्छा, आपको वैरायटी के बारे में पूछना चाहते हैं सुनील जी। और जी। वहाँ के लिए जो आपका लोकल एक सुवान जन्म प्लाज्म है उससे बनी हुई किस्में काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन आजकल DHM 206, DHM 121 और इसके साथ ही शक्तिमान 5 जो किस्में हैं, ये किस्में आपके यहाँ काफ़ी अच्छी सूटेबल किस्में हैं। इनको आप चुनाव कर सकते हैं और इनकी बुआई आप कर सकते हैं। ऐसा है कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत तरह की किस्में रहती है इसमें, तो उसी हिसाब से अगर आप लें कि आपको पास सूखा सहन करने वाली जो किस्में हैं उसमें आपकी IMH 221, IMH 229, फिर पूसा अर्ली हाइब्रिड मेज हैं वो PHM 5 और 2, और इसके साथ ही DKC 7204, DKC 7074, और ये जो किस्में हैं इनमें एक PMH 4 भी है, सूखा सहन करने की इनमें क्षमता है। तो ये हाइब्रिड हैं या? बिल्कुल, ये सारे हाइब्रिड हैं, ठीक है। कुछ कंपोजिट किस्में भी हैं जिसमें पूसा कंपोजिट 3, 4 हैं, उसके बाद विजय हैं, ये बहुत काफ़ी। उन कंपोजिट किस्मों का अभी प्रचलन काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि जो उनमें उत्पादन देने की क्षमता है वो थोड़ी कम है। डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो भैया जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से पुष्करनाथ शर्मा बात कर रहा हूँ, और आप सबको मेरा नमस्कार जी। पुष्कर जी, नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हम मक्कियाँ लगाते हैं तो हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो हम कौन सा किस्म की मक्की लगाएं? जो डोडा और जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें थोड़ी आपकी अर्ली पकने वाली किस्में उगानी है किसानों को, कभी भी लेट वाली किस्म नहीं उगानी, नहीं तो उसमें भुट्टे पकते नहीं है। तो उसमें जो आपकी महत्वपूर्ण किस्में है उसमें आपकी LQMH 1 है, उसके बाद IMH 221 है, और जो विवेक शंकर मक्का की जो जितनी भी सीरीज चलती है 30 से लेके 45-36 तक, उसमें से आप कोई भी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और ये किस्में थोड़ी अर्ली पकने वाली, लेकिन वहाँ पे आपके जो मीडियम जो पकने वाली 100 से 120 दिन लेती है, और आप अच्छे से इसकी खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और श्रोता लाइन पे हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, नमस्कार जी। जैसे हम बाजार से अपने खाने के लिए भुट्टे वगैरह खरीद के लाते हैं, कुछ भुट्टे होते हैं सख्त, उनको उबालना पड़ता है, और कुछ होते हैं मुलायम अच्छे
वो उनको भूनते हैं। अगर उसको हम जो सख्त दाने होते हैं उनको अगर हम भुने पॉपकॉर्न नहीं बन पाते तो पॉपकॉर्न के लिए क्या अलग वैरायटी होती है क्या इसके लिए? धर्मवीर जी, पॉपकॉर्न एक अलग सब स्पीशीज है मक्का में। जैसे स्वीट कॉर्न है वैसे ही पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न का जो एंडोस्पर्म है वो बहुत हार्ड होता है। आप देखेंगे तो जो इसके दानों की संख्या है तो जैसे 1000 दानों में इसमें वजन है 120 ग्राम होता है, नॉर्मल मक्का में 250 ग्राम होता है। तो आप देखिए बहुत छोटे दाने होते हैं और उनमें 12-13% के आसपास मॉइस्चर होता है, तो वो अच्छा करता है। इसकी अलग किस्में हैं, मैं पॉपकॉर्न की किस्मों के नाम बता देता हूँ। LPCH3 है और LPCH 1-2 भी है। और जो ये किस्में हैं उन किस्मों का अगर आप लगाते हैं तो उनमें आपको दूसरी जो मक्का है उससे आपको 250 से 400 मीटर दूरी पे लगाना है, या 5 से 10 दिन पहले या बाद में लगाना है, नहीं तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आप पॉपकॉर्न अगर लेना चाहते तो अलग से उसकी किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। जी, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं खरीफ कालीन मक्का की किस्में और बुआई विषय पर। इस विषय में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर लाल। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। कार्यक्रम में बातचीत और भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर समय है एक छोटे से विराम का। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये संदेश। और निरंकार, जैसे कि हम सभी जानते हैं और लगातार अपने हर कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है एक अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसके तहत किसानों तक पहुंचा जा रहा है। किसानों तक जो है लैब से लैंड तक इसे कहा गया है, यानी कि लैब में जो भी नई नई तकनीक आ रही है या जो नई नई प्रजातियां आ रही है फसलों की, वो किसानों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। पूरा अनुसंधान जो हो रहा है इस क्षेत्र में वो जनता के, किसानों के खेतों तक पहुंचे, तभी उसका पूरा लाभ लिया जा सकता है। बिल्कुल। और वो किस तरीके से पहुंचे, उसके लिए ये जो अभियान है वो चलाया गया है, जो कि 29 मई से शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। लगभग एक पखवाड़े का ये अभियान है, पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो डॉक्टर शंकर लाल जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि मक्का के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब इतनी सारी नई चीजें आ गई हैं, मक्का क्या उद्योग में इतना महत्व हो गया है, इतने अनुसंधान चल रहे हैं, इतनी वैरायटीज आ गई हैं, आपका संस्थान इस क्षेत्र में किसानों तक इसे पहुंचाने में किस प्रकार से कार्य कर रहा है? देखिए, अगर बात करें, जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे थे विकसित कृषि संकल्प अभियान में, और हमारे यहाँ से 11 टीमें हैं। उन टीमों के माध्यम से विभिन्न जिलों में जाके वो टीम हर दिन 3 गोष्ठी मिनिमम करती है और जाके किसानों से सरोकार करती है, उनको बताती है, जानकारी देती है किस तरह से मक्का अगर आप उगाएंगे तो मक्का से आपको आमदनी भी अच्छी होगी और आपका जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम होगा, पानी की डिमांड कम होगी, क्योंकि जहाँ चावल होता है, चावल के बजाय मक्का, उसके बारे में वो किसानों को पूरी जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ जितनी भी सरकारी क्षेत्र की कार्य योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, उसको आपको किसानों तक साझा किया जाता है। और साथ में, क्योंकि इसमें सबसे अभियान की सबसे खूबसूरती यह है कि राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है और उसके साथ लगी हुई। तो जो राज्य सरकार और अनुसंधानकर्ता और किसानों के बीच में जो गैप था, वो गैप काफ़ी कम हो गया और उससे क्या कि वो एक साथ मिलकर काम करें एक टीम के रूप में। तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल हम ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, आप कैसे बढ़ाने, लेकिन उनसे वापस फीडबैक भी ले रहे हैं कि कैसे हमारे अनुसंधान को उस हिसाब से
मॉडिफाई करें और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, कि अगर किसी को चाहिए कि मुझे एक जल्दी पकने वाली किस्म चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है, अगर जल्दी पकने वाली आ गई तो मैं आगे वाली फसल जो हो रही है वो अच्छे से लूँगा। तो उसको एक अनुसंधान में एक लाने का, इसका एक अभियान का एक मुख्य उद्देश्य में एक ये शामिल है। तो हम किसानों के पास, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, मछली पालन से संबंधित हो, चाहे फसल उगाने से संबंधित हो, ये तो सारी चीज़ों को एक साथ जो टीम बन रही है वो टीम जाके बता रही है और उसको रोज साझा कर रही है बहुत ज्यादा, जैसे सोशल मीडिया की तरफ से। बिल्कुल। तो, और किसान भाइयों को भी इससे जरूर जुड़ना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि मत्स्य पालन हुआ या पशुपालन हुआ, इससे संबंधित जानकारियां भी दी जा रही हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारियां भी दी जा रही हैं। तो जो टीम जो गांव में जा रही है या जो किसानों के पास जा रही है गोष्ठियों के लिए, तो उस टीम का हिस्सा कौन कौन होता है? उस टीम का हिस्सा अमूमन जो कृषि विज्ञान केंद्र पे वैज्ञानिक है और दूसरे वैज्ञानिक जो रिसर्च सेंटर पे हैं, जो ICAR के लगभग 104 लैब हैं, उनमें जितने वैज्ञानिक हैं वो विभिन्न विधाओं पे काम करते हैं, जिससे आपका कैसे नई नई फसल की प्रजाति बनानी, नई नई ब्रीड बनानी है एनिमल की, ठीक है ना, और उसमें कैसे आपको जो पशु में कृत्रिम गर्भाधान हो गया या फिर आपने सेक्स सिलेक्टेड सीमेन हो गया जिसमें केवल बछड़ी ही पैदा होगी, अगर बछड़ी चाहिए तो बछड़ी होगी। तो इस तरह से सारे तरह के एक्सपर्ट हैं जो कैसे कीट प्रबंधन किया जाए, कीट वैज्ञानिक है, उसे रोग प्रबंधन किया है, रोग वैज्ञानिक, सस्य वैज्ञानिक है जो बताते हैं कि कैसे आपको उगाना है। ऐसे बागवानी से संबंधित जितने भी एक्सपर्ट है, तो एक जैसे बागवानी का हो गया, एक सस्य वैज्ञानिक हो गया, कीट वाला हो गया, फिर एक एनिमल साइंस का हो गया। इस तरह से एक टीम वैसी है कि जिसके अंदर किसानों के उस एरिया के संबंध में लगभग संस्थान या इससे जुड़े संस्थानों के वैज्ञानिक होते हैं। जी, पूसा संस्थान और इस तरह से पूरे देश के जो वैज्ञानिक हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पूरे देश में है, पूरे देश में है विभिन्न जगहों पे, तो वो हर जगह वहाँ टीम जाती है और उस पे रोज उससे बात करके उसका फीडबैक हमेशा शेयर करती है, ठीक है ना। और वो फीडबैक कलेक्ट किया जा रहा है। वो फीडबैक सोशल मीडिया के माध्यम से, जब मैं चर्चा कर रहा था, तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका एक्स हैंडल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। इसकी एक बात और महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा अगर सोशल मीडिया पे, तो जो किसान अच्छा कर रहे हैं, जैसे उनके साथ एक बातचीत हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है आप क्या क्या करते हैं, आपको कितनी आमदनी मिलती है, कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए अच्छी है। तो किसान से किसान का जो जुड़ाव है, क्योंकि वो किसान दूसरे किसान को इतना बता नहीं पाता है, तो वो जुड़ाव बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कुछ वीडियोस को आप देखेंगे 4-4 मिलियन व्यूज, 3-3 मिलियन व्यूज एक दिन में हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जो कहीं न कहीं ऐसी एक हवा चले, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों के अंदर जो सामंजस्य, आपसी सामंजस्य है वो बढ़ रहा है। तो एक किसान के जो अपनी कृषि एक दूसरे को अनुभव भी बताते होंगे। जी, अनुभव बताते हैं। और जो हमारे 2047 तक हमारा विकसित भारत का जो सपना है, वो उसमें एक कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमारा एक प्रयास है कि परिषद की तरफ से कि कैसे हम कृषि को भी एक विकसित बनाए, क्योंकि बिना कृषि के विकसित किए आपको देश विकसित नहीं हो सकता। विकसित करने में तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से फीडबैक मिल रहा है या किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, लोगों तक प्रसारित की जा रही है ये सब चीजें। लेकिन अगर हम असल में देखें, जब हम वहां पर पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं जहां पर ये गोष्ठियां हो रही हैं, वहां पर किस तरीके का फीडबैक है या किस तरीके का रिस्पांस वहां के किसानों से मिल रहा है? किसानों का रिस्पांस काफी जगह इतना आत्मीय हो जाता है कि आप देखोगे कि वो कहेंगे कि हमारे पास कोई आज दिन तक आया ही नहीं है। जी, कुछ कभी कभी कुछ गांव छूट जाते हैं। तो इसीलिए हमने कभी भी ऐसे किसी ब्लॉक स्तर पे किसी मीटिंग का नहीं रखा है। हमेशा ऐसे गांव को रखा है कि वो गांव होने चाहिए, 8-10 गांव के आदमी आने चाहिए बहुत पास में। तो एक किसानों का रेस्पॉन्स है कि हमें कोई आके पूछ रहा है कि आपके लिए क्या अनुसंधान करना है। बाकी हमारे पास कोई पंपलेट ही आता था कि आप ये कर लीजिए, ठीक है। तो उनकी जरूरतों को जो पूछने का मतलब पहले भी ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इतने व्यापक स्तर पर नहीं होता था कि उनसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे एक काफी सकारात्मक फीडबैक आ रहा है। करीब 1.5 करोड़ के लगभग किसान है जिनसे संपर्क साधने की ये लक्ष्य रखा है। 1 से 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो अब तक कितने किसानों तक पहुंच चुके हैं या क्या गति है इसकी? अभी 70 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंच चुके हैं और लगभग जो 2170 टीमें बनी है, तो काफी अच्छी मतलब उसमें प्रोग्रेस रही है। और क्योंकि ये कभी मानसून अर्ली आ गया, अर्ली आने के बावजूद भी किसानों का अच्छा पार्टिसिपेशन है
और बाकी टीम कुछ जगह हमें कार्यक्रम स्थगित भी करना पड़ा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उनमें क्या हुआ कि बाढ़ आ गई थी। तो ऐसे बाढ़ में हमें दूसरे काम ज्यादा जरूरी है इसके बजाय, तो उसको प्राथमिकता देके उनके लिए बाद में करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल एक अच्छा फीडबैक है। अभी मतलब 70 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, तो लगता है कि हम जो लक्ष्य है उसकी तरफ जल्दी पहुंचेंगे। जी, तो वाकई ये जो अभियान है निरंकार विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये बहुत जोर शोर से चल रहा है और इसके लिए सभी में बहुत ज्यादा जोश है, फिर चाहे वो किसान हो या अनुसंधान की टीम हो, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाँ, रुख साहब एक श्रोता लाइन पर आ गए हैं, पूछ लेते हैं क्या सवाल है इनका। हेलो, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, जिला कुरुक्षेत्र, गाँव हरिपुर, हरियाणा। जी बलविंदर जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, जो पहले अपने गांव में देसी मक्की होती थी जिसकी रोटी खाई करते थे, हाँ जी, उसके बारे में बताओ ना कुछ जी। जो अपनी आजकल बोई जाती है चरियों के साथ में, डंगरों के घास के साथ में आजकल बोई जाती है देसी मक्की, उसमें भी कुछ बताओ ना, उजागर करो हम लोगों को। जो देसी मक्की की ये बात कर रहे हैं, और उस देसी मक्की के ही जर्म प्लाज्म को यूज करके नई वैरायटी बनाई गई है। और अभी जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है उसने JC4 करके एक कंपोजिट वैरायटी निकाली, वो देसी मक्की का ही है। और देसी मक्की में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि किसानों को बीज नहीं दे पाते हैं जब कोई वैरायटी के नाम से विकसित नहीं हो, तो उसी को इम्प्रूव करके JC4 विकसित की है। आप कुरुक्षेत्र से हैं और लुधियाना से पास में पढ़ते हैं तो आप पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से JC4 जैसी किस्म को आप ले सकते हैं। और बाकी और भी किस्में चाहिए तो आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद वाली चाहिए या दूसरे और कोई रंग, JC4 है वो आपकी थोड़ी रेड कलर मक्का है, तो वो देसी मक्की है, उसकी रोटी अच्छी बनती है, वो आप रोटी बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्हें उनके सवाल का जरूर जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं मक्का की बुआई की। आपने किस्में तो बताई और ये भी बताया कि बुआई का सही समय है, लेकिन अभी जैसे कई जगह पर मानसून नहीं पहुंचा है, बरसात नहीं हुई है, तो वहां पर खेतों में क्या तैयारी की जा सकती है शुरू से? किस तरीके से, क्या मृदा परीक्षण करना चाहिए या खेतों में कुछ और काम करना चाहिए बुआई से पहले? जिनके खेतों में अभी जो तैयारी कर सकते हैं बारिश आने से पहले, जहाँ भी उबड़ खाबड़ खेत हैं जिसको आप समतल कर सकते हैं, आप थोड़ा समतल करें। और समतल किए हुए खेत में काफ़ी चीज़ें सही हो जाती है, कहीं सूखा नहीं रहता है तो और कहीं ज़्यादा गीला भी नहीं रहता है। एक चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मक्का जो गोबर की खाद जो डालते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स करती है। अगर गोबर की खाद रहती है तो वायु का संचार भी अच्छा होता है और मिट्टी में पानी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। तो आप अभी गोबर का खाद डाल दें और खेत में उसके साथ मिक्स कर दें और फिर बारिश होने का इंतजार करें। जब बारिश आ जाए तो आप उसकी बिल्कुल बुआई कर सकते हैं। तो बारिश की बूंदों के साथ आप मक्का के बीज जो है अपने खेतों में लगा सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, बीज लगाने से पहले क्या बीज का उपचार करना जरूरी है? अगर अपने पास जो बीज रखे हैं पहले से किसान के, तो क्या वो उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नए बीज लेने चाहिए? कहाँ से बीज लेने चाहिए? देखिए, जैसे अभी एक श्रोता हमारे देसी मक्का की बात कर रहे थे, पर्सनल मक्का की, और काफी जगह जहाँ जहाँ मक्का खाई जाती है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो किसान अपना खुद का बीज रखते हैं वो अपने बीज को कैप्टन या बाविस्टिन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। और इसके साथ साथ वो 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो एक फोर्टेन या ड्यूओ करके एक सेल आता है या क्लोरेन ट्राइनिपोल आता है, उससे आप उपचारित करें तो एक जो एक कीड़ा है नया फॉल आर्मी वर्म जो मक्का के बीज के पौधे के गोब को खाता है,
तो वो कम रहेगा। तो अब बाकी जो इसके पास बीज आ रहा है, जो मार्केट से बीज ले रहा है, वो लगभग उपचारित बीज होता है, उसमें कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरी है कि जो हाइब्रिड बीज लाते हैं तो उसको तो दोबारा से इस्तेमाल अपने घर पे नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसको आप अगर करेंगे तो क्या होगा कि उसमें 50% या 75% तक पौधे ही आपको उतनी उपज देंगे जितनी पिछले साल दी थी। यानी हर साल नया बीज लेना हर साल अगर आप नया बीज लेते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है, बजाय कि आप इसको हर साल रिसर्कुलेट करते हैं। तो इस समय और क्या क्या सावधानी बरतें बिजाई के समय? बिजाई के समय जो मेन सावधानी है कि आपको कैसे भी आपको पौधे से पौधे की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी या कैसे भी करें, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि बिजाई करते समय आपको 8 बीज 9 बीज 1 स्क्वायर मीटर में डालने हैं। ठीक है, 8 से 9 बीज, तो 45 बाई 25 पे बोए, चाहे 60 बाई 20 पे बोए, कैसे भी करके। तो उसको जो पौधों की संख्या है मक्का में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें ना केल्ले फूटते हैं, ना इसके अंदर ऊपर ब्रांचिंग होती है। तो पौधे जितने संख्या ठीक होगी, आपको लगभग ऐसा टारगेट करना है, मेरे को 70,000 पौधे तो लगभग चाहिए खेत में 1 हेक्टेयर में। ठीक है, 60,000 से नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो मेड़ पे आप बिजाई की बात कह रहे हैं, तो मेड़ के ऊपर और साइड में दोनों तरफ बोए जाएंगे? नहीं, वो जो मेड़ पे बिजाई की बात कर रहा हूँ मैं, उस पे यह है कि मेड़ के बीच में आप बोए, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती है, चाहे ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, इवन कोई छोटे राज्य, बाकी कहीं पे भी ले लो। बारिश तो आप देखते हैं कि किसी दिन 100 mm बारिश हो गई, किसी दिन 10 mm बारिश हो रही है, जो 100 mm के दिन तो भर ही जाता है। ठीक है, तो वैसे देख में अगर आप बोना चाहते हैं तो सेंट्रल भाग में बोएं। तो लेकिन अगर आपके यहाँ सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, मृदा में लवणीयता है, तो आप साइड ऑफ रिज, जो स्लोप होता है रिज का, जो उसके ऊपर आप बोए, बीच में, रिज के बीच में। और ऐसे ही अगर आप न्यूमेटिक प्लांटर करके एक मशीन आई है, उसमें अगर आप ब्रॉड बेड पे बुआई करना चाहते हैं, जो बेड आपकी लगभग 90 सेंटीमीटर की तो बेड होती है और 30 सेंटीमीटर के बीच में नाली होती है, तो उसमें भी आप 2 पंक्तियां एक बेड के ऊपर बो सकते हैं। जो नाली है बीच वाली, उससे दोनों पंक्तियों को पानी लग जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सरल भाषा में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी का। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खरीफकालीन मक्का की किस्में एवं बुआई विषय पर हमारी ये बातचीत, जिस पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद रहे डॉक्टर शंकर लाल जाट। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से थे। और हमारे आज के विषय पर तो यहीं पर जानकारी समाप्त होती है, लेकिन निरंकार हम हमारे हर कार्यक्रम में नए विषय लेकर आते हैं, नई जानकारियों के साथ, अलग अलग विशेषज्ञों के साथ आते हैं हम। तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं हमारे सारे कार्यक्रम लगातार सुनते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें, अपनी खेती फसल को बढ़िया करते रहें। तो आज के कार्यक्रम का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लेते हैं विदा अपने सुनने वालों से। तो इजाजत दीजिए मुझे यानी कोमल और निरंकार को, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।